सुखबीर सिंह संधू जी, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी, इलेक्शन कमीशन के वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी मीडिया के साथियों, आज आप सभी के माध्यम से बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणाएं भी होंगी और इस चुनाव में चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बिहार की पावन भूमि पर 5 वर्षों के बाद अब विधानसभा के चुनाव का आगमन हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव के अपने संवैधानिक कर्तव्य को 2 चरणों में निभाती है। पहला चरण मतदाता सूची बनाना और दूसरा चरण चुनाव कराना। जैसा कि आप सबको पता है, 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हों, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम जोड़ा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में चुनाव आयोग की पूरी टीम ने और हम तीनों चुनाव आयुक्त ने बिहार का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो सारी चीज़ें समीक्षा के उपरांत आईं, उसके तहत ये निर्णय हुआ कि आज हम आपके समक्ष बिहार के सभी मतदाताओं के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करें। बिहार में हम लोग सभी राजनीतिक दलों से मिले, सभी जिला कलेक्टर्स, एसपीज, आईजी, डीआईजीज, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज, सबके साथ सीएपीएफ्स के नोडल ऑफिसर्स, सबके साथ बैठकें हुई और आपके माध्यम से बिहार की जनता को चुनाव आयोग ये बतलाना चाहता है कि इस बार बिहार के चुनाव
न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल पूरी चुनावी मशीनरी तत्परता के साथ मतदाताओं के साथ खड़ी रहेगी, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से बिहार के होने वाले चुनाव शायद सबसे अच्छे चुनावों के रूप में परिलक्षित होंगे, ऐसी चुनाव आयोग की मंशा है। इसके लिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों का, सभी मतदाताओं का और सभी मीडिया कर्मियों का भी सहयोग अपेक्षित करता है। इसके पहले कि हम तारीखों की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिससे कि काफ़ी वस्तु स्थिति आप सब लोगों के भी समक्ष आएगी और जनता के भी समक्ष आएगी। प्रेजेंटेशन प्लीज। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट। एक ओवरव्यू अगर लिया जाए मतदाताओं का, तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। जैसा कि अब आप सबको विदित है, इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज़्यादा मतदाता न हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं। एवरेज वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन लगभग 818। वुमेन मैनेज्ड 1044 और मॉडल पुलिस स्टेशन लगभग 1350। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा निगरानी किया जा सके। बिहार में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। दियारा रीजन में लगभग जो 250 पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ घोड़े से पेट्रोलिंग होती है और इसी तरीके से लगभग 197 पोलिंग स्टेशंस में नाव के ज़रिए पोलिंग पार्टीज जाती हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हर मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रदान की जाएंगी, जिसमें कि पोल वॉलंटियर्स होंगे, हेल्प डेस्क होंगी, रैंप होगा, टॉयलेट्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेजेस, लाइट की सही व्यवस्था और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। जो हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशंस ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। अगर रैंप है तो 1:12 के रेशियो में प्रॉपर ग्रेडियंट से बनेंगे। वॉलंटियर्स भी रहेंगे, व्हील चेयर की फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी और अगर इनमें से कोई भी
85 प्लस के उम्र के अगर लोग हैं या 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है, अगर वो चाहें तो फॉर्म 12D भर सकते हैं और उसके उपरांत उन्हें होम वोटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। बिहार के दौरे पर चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट्स को, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को और सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को सख्त निर्देश दिए हैं, ज़ीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेंस, no scope for any kind of intimidation or threat to voters or candidates. CAPF will be deployed adequately and in advance as a confidence building measure. All officers to act in absolutely impartial way and easily accessible to all the stakeholders. इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। अगर कोई फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, ख़ास तौर से सोशल मीडिया या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर, तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जाएगा और स्ट्रिक्ट विजिल रखी जाएगी सारे चेक पॉइंट्स पर, जिससे कि ड्रग्स, लिकर और कैश का इलीगल ट्रांजैक्शन ना हो पाए। बिहार के पूरी चुनाव का तंत्र है, उसके साथ मिलकर बिहार के इन चुनावों में 17 नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो कि बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगे। चुनाव आयोग ने इसके ऊपर एक इनिशिएटिव के ऊपर काफ़ी चर्चा और इनकी प्रायोगिकता को देखते हुए ये कदम उठाया है और एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा। ट्रेनिंग, पहली बार जो चुनाव आयोग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, वहाँ पर बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स जो जिला स्तर के थे, बूथ लेवल एजेंट 1, उनकी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसी तरह से अब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ बूथ लेवल एजेंट्स 1 की भी ट्रेनिंग IIIDM द्वारिका में की जाएगी। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते थे, पहले उनकी ट्रेनिंग या तो विधानसभा स्तर पर हो जाती थी या कई बार जिला स्तर पर। तो इस बार हर विधानसभा क्षेत्र के 4 से 5 BLOs को IIIDM में बुलाया गया और उनको चुनावी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया, जिससे कि हमें अब जो चुनावी तंत्र है, जो ज़मीनी स्तर का चुनावी तंत्र है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर होती थी, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ख़ास तौर से जब CAPF जाती हैं तो जिला पुलिस प्रशासन और CAPF का समन्वय भी बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए पहली बार पुलिस ऑफिसर्स की भी IIIDM में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। ये तीनों लॉजिस्टिक्स के हिसाब से और ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत बड़े कदम रहे। मतदाता सूची, लगभग 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य सफलतापूर्वक 30 सितंबर को संपन्न हुआ। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी कि मतदाता सूची में काफ़ी त्रुटियां हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ बढ़ चढ़कर कहा गया, लेकिन सत्यता ये है कि आज की तारीख में बिहार के 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मिलकर
1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स जो कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने नियुक्त किए थे, उनके साथ मिलकर इस सूची को शुद्ध करने का बहुत ही सराहनीय काम किया है और बिहार ने देश को ये राह दिखाई है। चूंकि विशेष गहन परीक्षण में काफ़ी मेहनत ज़मीनी स्तर के अधिकारियों को करनी पड़ी, तो जो रिन्यूमरेशन था, जो BLOs का था और जो बाकी अधिकारियों का था, उसको भी कई वर्षों के बाद बढ़ाया गया और ख़ास तौर से EROs और AEROs का ऑनरेरियम तो पहली बार दिया गया। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नए जुड़े हैं या जिन मतदाताओं की एंट्रीज़ में कोई चेंज है, जैसे पता बदल गया, तो ऐसे मतदाताओं को नए वोटर कार्ड दिए जाने हैं। चूँकि पहले कई दिनों तक या कई बार महीने लग जाते थे वोटर कार्ड मिलने में, इसीलिए चुनाव आयोग ने सभी एजेंसियों के साथ मिलकर ये SOP बनाया कि किस तरीके से 15 दिन के भीतर मतदाताओं के हाथ में इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको सामान्यतः वोटर कार्ड कहा जाता है, वो उनके हाथ में आए। इसी तरीके से जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जब वो मतदाताओं के घर घर जाते हैं तो उनको भी पहचान पत्र पहली बार चुनाव आयोग ने डिज़ाइन भी किया और उनको दिया भी। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो आने वाला है, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और ख़ास तौर से बिहार की प्रगति को ध्यान में रखते हुए लगभग नई व्यवस्था बनाई गई, जिससे कि पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फ़ोन जमा करा सकता है, अंदर जाके अपना वोट डाल सकता है और बाहर आने के बाद अपना मोबाइल लेके घर जा सकता है। हर मतदाता को नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाती है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देने का लक्ष्य सिर्फ ये रहता है कि मतदाता को, क्योंकि कई बार बूथ बदल जाते हैं या कई बार मतदाता नए होते हैं, तो उनको वोटर स्लिप पर, इन्फॉर्मेशन स्लिप पर अपने बूथ का नाम और सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पर बहुत ही छोटा चेंज करने के बाद मतदाताओं की सहूलियत बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें उनका पोलिंग स्टेशन का नंबर, पोलिंग स्टेशन की जगह कोने में बड़े रूप में दिखा दी गई। पहले उनको पूरे में ढूंढना पड़ता था। चुनाव आयोग की लगभग विगत कई वर्षों से एक एक करके ऐप्स बनती चली गई और लगभग 40 ऐप्स आज की तारीख में चुनाव आयोग के पास हैं। तो इन सबको एक जगह समन्वित करते हुए, क्योंकि हर मतदाता या हर स्टेक होल्डर हर 40 ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता, तो ECI नेट जैसी मदर ऑफ ऑल ऐप्स का एक लक्ष्य रखा गया और ECI नेट में अब धीरे धीरे करके सारी ऐप्स आ चुकी हैं और इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन भी वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बिहार से शुरू होगा। पोलिंग स्टेशन में मैं आपको बता चुका हूं, जिससे कि क्यूज़ लंबी न हो और मतदान के समय में मतदाताओं को सहूलियत भी रहे और ख़ास तौर से मतदान के आखिरी घंटों में ज़्यादा भीड़ न हो, इसके लिए संख्या 1200 निर्धारित की गई। कैंडिडेट्स के बूथ पहले मतदान केंद्र से काफ़ी दूर तक लगाए जाने के निर्देश थे, जिससे कि कैंडिडेट्स को भी और मतदाताओं को भी काफ़ी असहूलियत होती थी। और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के संग ज़मीनी स्तर पर EROs की मीटिंग हुई, DMs की मीटिंग हुई, CEOs की मीटिंग हुई, उनसे मिले सुझावों के अनुरूप लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुरूप 100 मीटर की दूरी तक हर कैंडिडेट अगर चाहे तो अपने बूथ्स लगा सकता है।
चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, उसकी पूर्ण निगरानी हो, ईआरओ भी उसको देख पाएँ और कोई भी अगर गलती पाए जाए तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके। इसके लिए पहले लगभग 50% प्लस पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग होती थी और अब इसको 100% पोलिंग स्टेशंस में लागू कर दिया गया है, जिससे कि निगरानी तंत्र के लिए सुगमता होगी। कई बार प्रत्याशियों ने ये शिकायत की थी कि जो हमारी फ़ोटो होती है वो चूँकि ब्लैक एंड वाइट में आती है और जमा तो कलर्ड करते हैं तो वो पहचान में नहीं आती और काफ़ी हतोत्साहित उनको होना पड़ता है जब वो ईवीएम में उनकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। तो छोटा सा कदम, लेकिन इसमें फिर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि एक तो फ़ोटो कलर्ड लगाई जाएगी और साथ ही साथ जो सीरियल नंबर होता है उसका फ़ॉन्ट भी बड़ा किया जाएगा, जिससे कि प्रत्याशियों की पहचान भी आसानी से हो जाए और मतदाताओं को सुविधा भी हो। काउंटिंग, कई बार जब मॉक पोल होता है तो मॉक पोल के समय मॉक पोल का डेटा डिलीट करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भूल जाते हैं और इसीलिए जब काउंटिंग होती है तो फॉर्म 17C और काउंटिंग यूनिट का मिलान नहीं हो पाता। ऐसे केस में किसी भी शंका को न रखा जाए, इसलिए जब भी 17C या वीवीपैट में मिसमैच होगा तो उन ईवीएम से रिलेटेड वीवीपैट्स की पूर्ण गिनती की जाएगी। इसी तरीके से ये भी एक मांग सभी राजनीतिक दलों की थी कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले शुरू की जाए और पहले ख़त्म की जाए। तो इसलिए चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए भी और इसके लिए भी, जिससे कि पोस्टल बैलेट्स पर पूर्ण ध्यान दिया जाए उनकी गिनती पर और कोई जल्दबाजी भी न की जाए, तो ईवीएम के लास्ट 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त करना अनिवार्य होगा। जैसा आप सब लोग को पता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर आंकड़ों की आवश्यकता कई लोगों को पड़ती है। मीडिया को भी होती है, एनजीओज़ को भी होती है, सिविक सोसाइटीज़ को होती है और आम जनता को भी होती है।